टुडे वी विल स्टडी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जो है ये साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला रिसर्च मेथड है। अब एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या हैं कि ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसमें हम दो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि कैसे एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कॉज करती है और उसका क्या अफेक्ट होता है दूसरी चीज़ पे। तो ये चीज़ जो है वो हम एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है, मेडिसिन एक्स, और वो क्या करती है, उसका जो अफेक्ट है वो ये है कि वो भूख कॉज करती है। ठीक है, तो जब वो हमने अपने सब्जेक्ट को दी वो दवाई, तो हमने देखा कि वो दवाई लेने से हमारे सब्जेक्ट को क्या हो रहा है कि उसको भूख लग रही है। तो अब वो दवाई की मिकदार जब हम ज़्यादा करेंगे ना तो हमारे सब्जेक्ट को ज़्यादा भूख लगेगी, और वो दवाई की मिकदार जब हम कम करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट को कम भूख लगेगी। अब देखें, दवाई की मिकदार जो है ना वो हमारी भूख को जो है वो डील कर रही है कि वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो वो दवाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, और चूँकि भूख जो है वो दवाई की वजह से बढ़ या कम हो रही है, तो इस वजह से हमारी जो भूख होगी ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और दवाई की वजह से जो है वो भूख लग रही है ना, तो दवाई हमारे पास कॉज हो जाएगा और उसका अफेक्ट क्या हो रहा है हमें कि हमें भूख लग रही है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट में हम जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। अब डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में यूज़ करते हैं, हम उन टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो है वो ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को जो कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपने सब्जेक्ट को दिए मेडिसिन एक्स, जो मैंने पहले एग्जांपल दी कि वो भूख की दवाई थी, तो वो मेडिसिन एक्स जो है ना वो हमारे पास ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक कंडीशन है साइंटिफिक स्टडी में कि जिसको हम चेंज करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे ना तो इसका अफेक्ट हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका अफेक्ट जो है नोटिसेबल होगा। यानी कि जब हम मेडिसिन एक्स जो कि भूख की दवाई थी उसको बढ़ाएंगे तो भूख हमें ज़्यादा लगेगी। ये अफेक्ट हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि जब हमने मेडिसिन एक्स को मैनिपुलेट किया, उसकी मिकदार को ज़्यादा किया तो हमें ज़्यादा भूख लगी, जब उसको कम किया तो हमें कम भूख लगी। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये एक ऐसा मेजर होता है कि जिससे हम जो है अज्यूम्ड अफेक्ट जो है वो कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यानी कि हमें भूख लग रही है ना, भूख या ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, और ये अफेक्ट हो रहा है हम पे, तो हम जो है ये अफेक्ट स्टडी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हम मेडिसिन एक्स का जो है वो अफेक्ट स्टडी कर रहे हैं भूख के ज़रिए। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो डील जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है। भूख को डील इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेडिसिन एक्स ज़्यादा होगी तो भूख भी ज़्यादा होगी, मेडिसिन कम होगी तो भूख भी कम होगी। अब रेलिवेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? रेलिवेंट वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो उनको हमने स्टडी नहीं करना। ठीक है, और इनको हमारी कोशिश ये होती है कि रेलिवेंट वेरिएबल्स को जो है वो हमने कंट्रोल करना होता है, इनको एलिमिनेट करना होता है कि हमारे आंसर्स जो है ना ताकि वो वैलिड हो। रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब रेलिवेंट वेरिएबल हमारी इस भूख और मेडिसिन एक्स के एग्जांपल में क्या होगा? ये होगा कि एक सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, वो खाना पका रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है और बाहर जॉब भी कर रहा है, और दूसरा जो होगा वो बस आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और वो साथ दवाई भी ले रहा है तो उसको ज़्यादा भूख लगेगी। जो कम काम कर रहा है या बिल्कुल रेस्ट कर रहा है उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको जो नेचुरली भूख लगेगी वो थोड़ी कम लगेगी। तो ये जो काम का फैक्टर है या जो आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी भूख को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपको एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी,
तो इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना होगा या एलिमिनेट करना होगा, और हमने कोशिश करनी होगी कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको सेम कंडीशंस मिलें, यानी कि सारे के सारे या तो सेम तरह का काम करें, सेम तरह की एक्सरसाइज करें, या तो सारे के सारे आराम से बैठे रहें। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? ये वो ग्रुप होता है जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सेम ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, यानी कि सब के सब को जो है एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, यानी कि सब के सब को जो है वो मेडिसिन एक्स मिलेगी। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसको मेडिसिन एक्स ना मिली हो। और फिर हमारे पास एक और ग्रुप आता है, कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि इस ग्रुप में वो मेंबर्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा होता, जिनको मेडिसिन एक्स तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस उनकी बराबर होंगी। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी सारे सब्जेक्ट्स कोई काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। कंट्रोल ग्रुप में भी सारे सब्जेक्ट्स कोई काम नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको हम लोग मेडिसिन एक्स देंगे, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के सब्जेक्ट्स को हम मेडिसिन एक्स नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे तो हम स्टडी करेंगे ना। जब हम देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप वालों को इतनी भूख लग रही है बगैर मेडिसिन एक्स के, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एक्स वालों को हम लोग जब दवाई दे रहे हैं तो उनकी भूख की मकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे हम अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो मेजर करेंगे कि अच्छा हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रैंडम असाइनमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हम पार्टिसिपेंट्स को ना रैंडमली ना या तो कंट्रोल ग्रुप में डाल देते हैं या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देते हैं, और उनके जो ग्रुप में ना सारी चीज़ें सेम होती हैं, सारे वेरिएबल सेम हमने डाले होते हैं, स्वाय उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जिसको हमने मैनिपुलेट करना होता है या जिसको हमने चेंज करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम रैंडमली डाल देते हैं ना कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो इस तरह से बियास स्टडी जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक हमारा ये नहीं होता कि अच्छा मतलब हमने रेंडमली सबको डाल दिया है ना सब में, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसको नेचुरली हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा भूख लगती हो और हम जानबूझ के उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डाल दें। जब हम रेंडमली डालेंगे तो इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बारी आती है हाइपोथेसिस की, ठीक है। अब हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जो कि हम दैट प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमें ये बता देती है या ये इमेजिन कर लेती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में ये रिलेशन है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है ना वो टेस्टेबल भी है, फॉल्सेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब मेडिसिन एक्स वाली में क्या होगा, इसमें ये होगा कि इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन एक्स देन द अमाउंट ऑफ हंगर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम लोग मेडिसिन एक्स की मिकदार बढ़ा दें तो हमारे पास भूख की मिकदार भी ज़्यादा होगी। इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हम लोगों ने हमने रिलेशनशिप इमेजिन कर ली है, ठीक है। हमने बगैर हाइपोथेसिस हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, और हमें उस वक्त नहीं पता होता कि एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल भी है और फॉल्सेबल भी है, कि इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं और ये जो है गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले बना लिया तो हमने जो है ये इमेजिन कर लिया कि मेडिसिन एक्स जो है वो भूख की मिकदार को बढ़ाएगी। अब ये हाइपोथेसिस, और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास आंसर ठीक आया कि हाँ जी मेडिसिन एक्स ने जो है वो भूख की मिकदार को बढ़ा दी है। हाइपोथेसिस हम ऐसे भी बना सकते हैं दैट इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन एक्स देन द अमाउंट ऑफ हंगर विल रिड्यूस, ठीक है, कि अगर हम मेडिसिन एक्स की अमाउंट को बढ़ा दें तो मेडिसिन की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में आंसर आया कि नहीं जी हमारी हाइपोथेसिस तो गलत है। तो यहाँ पे भी ना हमें ये पता चल गया कि अच्छा हमारी हाइपोथेसिस गलत है, यानी कि इसका ऑपोजिट फिर ट्रू होगा। तो हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल भी होती है और इसको हम गलत भी कर सकते हैं कि हाँ हमने जो हाइपोथेसिस या एज्यूम्ड हमारी जो रिलेशनशिप हमने बनाया था वो गलत है। हमारे पास है सिंगल ब्लाइंड टेक्निक। अब क्या होता है कि अक्सर ये होता है ना कि जब सब्जेक्ट्स को पता है, क्योंकि ये एक एथिकल चीज़ होती है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट से कंसेंट लिया हो कि हम आप पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने लगे, तो क्या होगा कि हम लोग जो है
जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो नेचुरल सी बातें एंशियस होगा कि अच्छा अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि उसकी एंशियसनेस जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट को किसी भी तरीके से खराब ना करे, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट को नहीं बताते कि आइदर उसने ट्रीटमेंट रिसीव किया है या नहीं किया, क्या हमने उसको जो है मेडिसिन एक्स दी है या नहीं दी। ठीक है। और डबल ब्लाइंड टेक्निक क्या होती है कि डबल ब्लाइंड टेक्निक में अब अक्सर ऐसा हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है या ऑब्जर्वर जो है वो BS हो जाए, उसको कोई बंदा अच्छा लगे, कोई अच्छा नहीं लगे, उसके जो अपने कोई मोटिव्स, हिडन मोटिव्स हों, अपनी कोई प्रेजुडिसेस हों। तो उस चीज़ से बचने के लिए अक्सर जो है एक्सपेरिमेंटर एक टेक्निक यूज़ करते हैं, डबल ब्लाइंड टेक्निक, जिसमें ना ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंटर को पता होता है कि सब्जेक्ट को उसने आइदर उसने ट्रीटमेंट रिसीव किया है या कौन से वाले ग्रुप में है वो, ना सब्जेक्ट को पता होता है। अब सिंगल प्लांट टेक्निक और डबल प्लांट टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स है ना ये यूज़ की जाती हैं ताकि हम लोग जो हैं वो रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकें। नाउ विल स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हैं। पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता जिससे हम कंपैरिजन करें, हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और उसको जो है वो हम लोग अपना कोई ट्रीटमेंट या जो भी कंडीशन हमने मेजर करनी होती है वो हम देते हैं, और फिर उसके बाद जब वो दे देते हैं फिर हम उसका अफेक्ट मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है वो न्यू टेक्निक मेजर करना चाह रही है, लर्निंग मेथड जो है वो न्यू टेक्निक जो है वो बच्चों के ऊपर को इंट्रोड्यूस करवा रही है टीचिंग मेथड का। तो क्या होगा कि जब वो टेक्निक इस्तेमाल कर चुकेगी, पेपर्स ले चुकेगी, फिर जो बच्चों का स्कोर लेवल होगा ना वो बताएगा कि अच्छा वो न्यू जो टीचिंग मेथड है वो कितना इफेक्टिव था। अब यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था उसके पास कि वो कंपेयर करे कि अच्छा ये इफेक्टिव था या नहीं, वो पुरानी जो रिजल्ट थे उन्हीं से ही देखेगी, उस वक्त कोई नहीं है कंट्रोल। तो ये हमारे पास होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होते हैं ना वो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। इसमें हमारे पास जो होती है वो रैंडम असाइनमेंट होती है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है और उससे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग करते हैं। इसमें सिर्फ मेन डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि इसमें हम लोगों ने रेंडमली असाइनमेंट नहीं की होती सब्जेक्ट्स की, हमारे पास ऑलरेडी असाइन ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी 2 क्लासरूम्स में अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, तो ऑलरेडी जो बच्चे क्लासरूम में उसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया, दूसरे में जो क्लासरूम में बच्चे उनको हमने अपना कंट्रोल ग्रुप बना दिया। इसमें हमने प्री डिटरमाइंड कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं की, हमारे पास पहले से ही जो मौजूद थे ग्रुप्स बने थे हमने उन्हीं को ही लिया है। तो अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मेन डिफरेंस ये होता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम रैंडमली असाइन नहीं करते ग्रुप सब्जेक्ट्स को, जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम रैंडमली जो है वो ग्रुप्स को असाइन करते हैं सब्जेक्ट्स। अब सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होते। और इसमें क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट का या सब्जेक्ट का जो है बिहेवियर है उसको एज अ बेस लाइन बनाता है और उसको ए जो है वो कह देता है कि ये हमारे पास ए है, ये बेस लाइन बिहेवियर है। और फिर वो उसको जो है कोई भी न्यू मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है और उस न्यू मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो बिहेवियर पे उसको हम बी कहेंगे। बाद में क्या करेगा रिसर्चर कि वो जो है वो मेडिसिन जो है वो एलिमिनेट कर देगा और फिर वो देखेगा कि क्या जो सब्जेक्ट है उसका बिहेवियर दोबारा से बेसलाइन बिहेवियर यानी कि ए बिहेवियर पे आया है या नहीं आया। अगर आ गया है तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा रिवर्सल डिज़ाइन ए बी ए। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए होती हैं एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है लेबोरेटरी, ठीक है, और लेबोरेटरी के ज़रिए ही ऑफ कोर्स हम लोग जो है हम लेबोरेटरी में ही हम हर तरह का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं।
नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें चाहिए होती है एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो करना होता है। अब एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, ये प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद ये जो कंडीशंस होती हैं कि जिसके बीच में हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, उसको कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कैसे हमने रेलेवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों को वो देखता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ने जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी होती है। फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो उसने यूज़ करने होते हैं और उसको एक्सप्लेन करना होता है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, उसको क्लैरिफाई करना होता है कि हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या असरात हो सकते हैं। और हमने जो है सब्जेक्ट को ये प्रोसीजर पूरा क्लियर करके बताना होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट करता है वो, ठीक है, और ऑब्जर्व करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का या सब्जेक्ट्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद जितना भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको जो है वो अपने कंप्यूटर पे या उसका डेटा जो है वो नोट करता है। और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेता है और एक्सट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी देता है। उसके बाद वो फाइंड आउट करता है कि जो रिजल्ट्स उसने लिए हैं या जो रिजल्ट्स उसके पास आए हैं वो आइदर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या रिफ्यूट कर रहे हैं। और एंड पे जो है वो अपनी कंक्लूजन्स या सजेशंस जो है अपना जो उसका रिजल्ट आया होता है उसके हिसाब से डिफरेंट टेबल्स या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है वो पेश करता है। सब्जेक्ट का क्या काम होता है, अब सब्जेक्ट वही बंदा होता है जिसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर वो कंसेंट देता है ना अपनी कि हाँ मैं एग्री हूँ कि मैं जो है ये एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कंडक्ट हो जाए, तो ये सब्जेक्ट की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी किस्म की निगलिजेंस शो ना करे या नॉन कोऑपरेशन ना शो करे, बल्कि वो जो है एक्सपेरिमेंटर का पूरा पूरा साथ दे, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में अपने एग्रीमेंट वो उसको दे। और जब एक्सपेरिमेंटर उससे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट मांगे तो वो ऑनेस्टली उसको दे अपनी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, और किसी भी किस्म का पर्सनल इंटरेस्ट और बियास जो है वो शो ना करे। अब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का जैसे मैंने बताया कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं रिलेशनशिप, ये ट्रू भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए जो मैंने पहले बता दिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और रेलिवेंट वेरिएबल होता है। फिर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है सब्जेक्ट का। अब रूल्स क्या हैं कि हम कैसे जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। असल में प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है कि हमारा इशू क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद जो है हम लोग अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारा हाइपोथेसिस था दैट इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन एक्स देन द अमाउंट ऑफ हंगर विल आल्सो इंक्रीज, इसमें हमने बताना है कि हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो मेडिसिन एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हंगर है। हमने सिंपल चूज़ करना होता है उसके बाद, और हमने सिंपल चूज़ करने में जो है कोई भी बियास शो नहीं करना होता, हमारा कोई भी अपनी पर्सनल इंटरफेरेंस, अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स इन्वॉल्व नहीं होती सैम्पल चूज़ करने में। उसके बाद फिर उस सैम्पल को हम लोग डिफरेंट ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है डिवाइड कर देते हैं। एंड देन वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, हम लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को कि हम लोग मेडिसिन एक्स को या तो मिकदार ज़्यादा कर देंगे या तो कम कर देंगे, रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे, ये सारा काम हम करते हैं। जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम मेजर करते हैं फिर, और फिर हम अपने एनालाइज करते हैं कि अच्छा हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है, उसको जो है टेबुलेशन फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में जो है एनालाइज करते हैं, बाद में फिर उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। अब सबसे पहला जो मेरिट है हमारे पास वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना वो हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देता है, हमें जो है प्रिसाइज और क्वांटिटेटिव रिजल्ट दे देता है। उसके बाद
बेस्ड होता है ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के। अब अक्सर चीज़ें जो हैं बहुत से लोग साइंस पे बिलीव करते हैं, ठीक है, साइंस के बगैर तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है जिस और इसके ज़रिए जो है फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो प्रूवन होते हैं, वो जस्टिफाएबल होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, वो टेस्टेबल होते हैं। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। इसमें एक्सपेरिमेंटर की अपने लाइक्स और डिसलाइक्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें जो चीज़ रियलिटी है उसको एज अ रियलिटी ही शो किया जाता है। और ये जो है ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पे यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, मैन हो, वुमेन, चाइल्ड हो, या नॉर्मल बंदा हो, एबनॉर्मल हो, किसी भी किस्म का इंडिविजुअल हो, कास्ट हो, लैंग्वेज सिस्टम हो, कोई भी हो, हर तरह के सब्जेक्ट्स जो है इसमें यूज़ हो सकते हैं। और इसमें हम लोग बहुत एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड भी यूज़ करते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब होता क्या कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो अपनी एक्सट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट देता है, जबकि सब्जेक्ट जो है वो अपनी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट देता है। एक्सट्रोस्पेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है ये मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड में, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें ये होता है कि इंट्रोस्पेक्टिव में ऑब्जर्व जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो खुद से क्या फील कर रहा है, जबकि एक्सट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में जो है जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये बताएगा कि कैसे उसने सब्जेक्ट को अप्रोच किया और अब सब्जेक्ट का कैसा बिहेवियर था थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो ये चीज़ें होती हैं इंट्रोस्पेक्टिव में। और फिर एंड पे हमारे पास क्या मेरिट है वो ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो वैलिड होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, वो बार बार उन पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बार बार हमारे पास सेम आंसर आएगा, वो चेकएबल होते हैं, टेस्टेबल होते हैं। अब हमारे पास डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव मेथड है, हमारे पास पूरी लेबोरेटरी होनी चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास पूरा अच्छा अच्छा सिस्टम होना चाहिए, तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। उसके बाद हमने जो है सब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो अननेचुरल इन्वायरमेंट में, यानी कि हमने लेबोरेटरी में स्टडी करना होता है। तो किसी भी अननेचुरल इन्वायरमेंट में जब हम लोग कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनको फिर हमने बहुत कंट्रोल करना होता है। और इसमें मिस्टेक जो है ना वो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़राब कर सकती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट डिस्टर्ब है या कोई भी किस्म का एंशियसनेस है उसे, तो ये चीज़ जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। और जब सब्जेक्ट डिस्टर्ब होगा तो ऑफ कोर्स भी हमारा एक्सपेरिमेंट भी डिस्टर्ब होगा। अब क्या है कि हमें ना जो हमारा नेक्स्ट डीमेरिट है वो ये है कि सब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कि कब वो एंशियस फील कर रहा है, कब कब वो थक गया है, कब उसको असल में नेचुरली भूख लग रही है, और उसकी फीलिंग्स क्या है, वो इरिटेटेड फील कर रहा है या वो नॉर्मल है। सब्जेक्ट्स के इंटरनल स्टेट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स फिर वो हमारे पास रेलिवेंट वेरिएबल्स इन जिनको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सही नहीं आ सकता। और जो लास्ट मेरिट है वो ये है कि हर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें जो है वो ट्रेंड एक्सपेरिमेंटर की ज़रूरत है, और जो कि एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन कर सके और कंट्रोल कंडीशंस के अंदर जो है वो उसको कंडक्ट कर सके। So that's all for today's video. I hope you liked the video. So please comment, subscribe and share this video. Thank you.